वनोन्मूलन और इसके कारण। पृथ्वी पर कई प्रकार के पौधे और जानवर मौजूद हैं। वे मानव जाति की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा वनों की कटाई है। वनोन्मूलन क्या है? वनों की सफाई और उस भूमि का अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करना वनों की कटाई कहलाता है। हम पेड़ क्यों काटते हैं? जमीन खरीदकर खेती करने के लिए, मकानों और कारखानों के निर्माण के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए, कागज बनाने के लिए। 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण विकसित पेड़ों को काटा जाता है। वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण: जंगल की आग और भयंकर सूखा। वनोन्मूलन के परिणाम: वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, प्रदूषण स्तर में वृद्धि, भूजल स्तर का कम होना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ना, वर्षा का कम होना, मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को बढ़ाता है। वनोन्मूलन से तापमान कैसे बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग: प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वनों की कटाई का अर्थ है कम पेड़। कम पेड़ों का मतलब है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊष्मा किरणों को पकड़ लेगी। यही पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाता है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे जल चक्र में बाधा सृष्टि होगी। वर्षा कम होना और सूखे का कारण बनना। कम वृक्षों के परिणाम स्वरूप अधिक मृदा अपरदन होता है और ऊपरी परत हट जाती है और निचली कठोर तथा चट्टानी परतें उजागर हो जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस कम और यह कम उपजाऊ होती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनों की कटाई से बाढ़ कैसे आती है? वनों की कटाई से मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी की सतह से भूमि में पानी की आवाजाही कम हो रही है, इसलिए बाढ़ हो रही है। वन और वन्य जीवन का संरक्षण। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव मौजूद हैं।
पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का वह भाग जो जीवन जीने के योग्य है, जैवमंडल कहलाता है। वनों की कटाई के प्रभावों से अवगत होकर सरकार ने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वे हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जहां वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार तथा खाल पाने के लिए शिकार निषिद्ध है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्रों को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। वे उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा और 2 वन्य जीव अभयारण्य बोरी और पंचमढ़ी शामिल है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। पौधों और जानवरों की कुछ प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। वे स्वाभाविक रूप से कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ऐसी प्रजातियों को विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है, जैसे वनस्पति जात में साल और आम, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में विशेष हैं। जंतुओं में बाइसन, भारतीय विशालकाय गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी शामिल है। संकटापन्न जंतु। वे जानवर जिनकी संख्या इस स्तर तक कम हो रही है कि वे लुप्त होने का सामना कर सकते हैं, जिन्हें संकटापन्न जानवरों के रूप में जाना जाता है, जैसे कि बाघ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को बाघों की रक्षा के लिए विकसित किया गया है और सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना टाइगर है। इसका उद्देश्य देश में बाघों की आबादी के अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम छोटे जानवरों को भी निर्दयता पूर्वक मार डालते हैं, जैसे सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू। वे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें मारकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहां जानवरों को किसी भी प्रकार की बाधा से बचाया जाता है और उनके निवास स्थान को अभयारण्य कहा जाता है। जंगली जानवरों के लिए
एक उपयुक्त रहने की स्थिति प्रदान की जाती है और जहां जानवरों को मारना या पकड़ना वर्जित है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य प्राणी के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे आवासों तथा प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। पारितंत्र के संपूर्ण घटक वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी यहाँ होता है। रेड डाटा पुस्तक तथा प्रवास। रेड डाटा पुस्तक सभी संकटापन्न जानवरों तथा पौधों का रिकॉर्ड एक किताब के रूप में रखा जाता है, जिसे रेड डेटा बुक के रूप में जाना जाता है। पौधों, जानवरों तथा अन्य प्रजातियों के लिए अलग-अलग रेड डेटा पुस्तक है। प्रवास। कभी-कभी आप अपने आसपास नए पक्षियों को देखते होंगे जो केवल कुछ अवधि के लिए और हर साल एक ही मौसम में देखे जाते हैं। वे कहां से आते हैं और वे कहां जाते हैं? वास्तव में वे प्रवासी पक्षी हैं। प्रवास एक विशेष समय अवधि के लिए प्रजातियों के अपने आवास से किसी अन्य निवास स्थान में जाने की घटना है। हर साल ब्रीडिंग जैसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए भी। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं। भारत में हमारे पास वन संरक्षण अधिनियम है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण तथा संरक्षण करना है, ताकि जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी हो। पुनर्वनरोपण। तो हमें क्या करना चाहिए? पुनर्वनरोपण नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए वनों को बहाल करना पुनर्वनरोपण के रूप में जाना जाता है। हमें उसी प्रजाति के पेड़ लगाने चाहिए जिस प्रजाति के जितने पेड़ हम काटते हैं। हमें चाहिए बचाना और पुनः उपयोग करना। पेड़ ऊर्जा तथा पानी बचाने के लिए कागज का पुनः चक्रण करना चाहिए। इससे पेपर बनाने में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायन की मात्रा भी कम होती है।